नमस्कार, मैं रवीश कुमार। कठिन प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री ने सीबीएसई की परीक्षा देने जा रहे छात्रों को सुझाव दिया है कि पहले कठिन प्रश्नों को हल करना चाहिए। कई लोग मजाक उड़ा रहे हैं कि यह ठीक नहीं है, पहले हल्के प्रश्नों को हल करना चाहिए। मेरी राय में प्रधानमंत्री की बात ही ठीक है। आखिर कठिन प्रश्नों से कब तक बचा जा सकता है? वैसे उन्हें भी प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहना चाहिए था और पत्रकारों के कठिन प्रश्नों का सामना करते रहना चाहिए था। उम्मीद है अक्षय कुमार को अब इंटरव्यू करने का मौका नहीं मिलेगा। उन्हें मिलेगा जो कठिन प्रश्न पूछते हैं। प्राइम टाइम के इस कठिन एपिसोड में हम कोरोना से संबंधित उन कठिन प्रश्नों की पहचान करेंगे जिनका उत्तर या तो पहले मिलना था या फिर इस एक साल में हल कर लिया जाना चाहिए था। भारत के स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण कहते हैं कि सबको टीका नहीं दे सकते हैं। जिन लोगों को ज्यादा खतरा है उन्हें दिया जा रहा है, लेकिन क्या इसका कोई वैज्ञानिक आधार सरकार के पास है कि जिस मरीज को डायलिसिस के लिए जाना होता है उसके लिए कोरोना खतरा नहीं है? कैंसर के जो मरीज कीमो के लिए जाते हैं उन्हें टीके की जरूरत नहीं है। ऐसे लोगों को टीकाकरण की प्राथमिकता सूची से बाहर रखने का क्या वैज्ञानिक आधार रहा होगा? यह इस वक्त का सबसे बड़ा कठिन प्रश्न हो गया है। पहले हल नहीं किया गया तो क्या अब किया जाएगा? अगर पत्रकारों के पास कोरोना को लेकर बहुत सारे प्रश्न हों तो उन्हें भी लंबा इंतजार करना होता है, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्रालय सप्ताह में एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। इस दौरान होता यह है कि रूटीन प्रश्न भी सूख कर कठिन प्रश्न बन जाते हैं। मुंबई की मेयर ने बीएमसी को पत्र लिखा है कि सभी उम्र के पत्रकारों को टीका लगे। उत्तराखंड की सरकार ने भी यही फैसला किया है। जब पत्रकारों के लिए ऐसा फैसला हो सकता है, उनके लिए उम्र की सीमा समाप्त हो सकती है, तो कम से कम डायलिसिस और कीमो पर जाने वाले मरीजों के लिए यह क्यों नहीं हो सकता? यह भी एक कठिन प्रश्न है। मैं एक सीकेडी पेशेंट हूँ और मेरा हफ्ते में 3 बार डायलिसिस होता है, जो कि मैं भाईंदर वेस्ट कस्तूरी हॉस्पिटल में डायलिसिस कराता हूँ। मैं जब मेरे घर से सुबह यहाँ डायलिसिस के लिए निकलता हूँ तो मुझे टेंशन रहता है कि कहीं मुझे इन्फेक्शन ना हो जाए, कोविड ना हो जाए। और जब मैं मेरे हॉस्पिटल पहुँचता हूँ डायलिसिस के लिए तो वहाँ मेरे फ्लोर पे खुद वहाँ पे कोविड पेशेंट एडमिट किए हुए हैं। आजू बाजू में कोविड पेशेंट है, बीच में हमारा डायलिसिस यूनिट है। तो मैंने इसके मद्देनज़र ये सब देखते हुए मैंने वहाँ के हॉस्पिटल स्टाफ से बात किया, मैंने टेक्नीशियन से भी मैंने बात किया। मैंने उनको बोला कि भाई जब आजू बाजू में कोविड पेशेंट है, कोविड का इन्फेक्शन ज़्यादा है, तो नॉर्मल लोगों की तरह हमको ज़्यादा रिस्क है कोविड होने का, तो हमें भी वैक्सीनेशन फर्स्ट दिया जाए। तो उन्होंने कहा कि अभी 45 के ऊपर ही वैक्सीनेशन चालू है, 45 के नीचे वालों को वैक्सीनेशन नहीं दे रहे हैं। बट मैंने उनसे कहा कि वी आर डायलिसिस पेशेंट। बोले तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हम अभी फ़िलहाल आप लोग को नहीं दे सकते। तो मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट इसके लिए कुछ परमिशन करे, अलाउड करे उन्हें कि हम डायलिसिस पेशेंट को भी इंजेक्शन दिया जाए, वैक्सीनेशन करें। कैंसर पेशेंट कोरोना वायरस डिजीज के लिए ज़्यादा रिस्क पे होते हैं, और जब उनको ये इन्फेक्शन होता है तो सीरियस फॉर्म ऑफ डिजीज या क्रिटिकल फॉर्म ऑफ डिजीज और डेथ उनके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सो हम लोग को इससे सतर्क रहने की ज़रूरत है, और इसलिए हम कैंसर पेशेंट को हमेशा एडवाइस करते हैं कि आप हॉस्पिटल कम से कम जाएं। कैंसर पेशेंट वल्नरेबल ग्रुप है, क्योंकि उनको, आप सबको पता है कि कैंसर के इलाज में आपको बार बार अस्पताल जाने की जरूरत पड़ती है, और हॉस्पिटल एक बहुत बड़ा रिस्क होता है। जब आप हॉस्पिटल जाते हो, बार बार जाते हो, तो आपके कोरोना वायरस इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो इस स्थिति में मुझे लगता है कैंसर पेशेंट को वैक्सीनेशन करने के लिए प्रायोरिटाइज करना चाहिए। और ये इसलिए क्योंकि वैक्सीन जो है वो प्रोटेक्शन देता है आपको सीवियर और सीरियस फॉर्म ऑफ इलनेस या क्रिटिकल फॉर्म ऑफ इलनेस से, और डेथ से ये 100% प्रिवेंट करता है। और कैंसर पेशेंट जो कि वल्नरेबल ग्रुप हैं, उनमें इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और अर्ली स्टेज जो कैंसर ऑलरेडी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उन लोगों को जल्दी से जल्दी वैक्सीन मिले। और जो लोग एडवांस स्टेजेस में हैं उनको भी वैक्सीन जल्दी देने की जरूरत होती है, क्योंकि उसमें कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और सबको पता है कि इंडिया में जो है एडवांस स्टेजेस ऑफ कैंसर्स वो ज़्यादा नंबर में आते हैं हॉस्पिटल में अपने इलाज के लिए। कोरोना को लेकर कठिन प्रश्नों की श्रृंखला में एक कठिन प्रश्न यह भी है
कि हमारा सिस्टम कब वैज्ञानिक आधार से चलने लगता है या कब राजनीतिक आधार से या धार्मिक आधार से, किसी को पता नहीं चलता। चले तब भी और ना चले तब भी हर बात में आधार कार्ड क्यों मांगता है, यह भी समझ में नहीं आता। कठिन प्रश्न पहले हल करने की बात करने वाले प्रधानमंत्री से पूछा जा सकता है कि कोरोना को लेकर जो कठिन प्रश्न पिछले साल उपस्थित हुए थे उनका क्या हुआ? क्यों हम 1 साल बाद भी अस्पतालों में बिस्तर बढ़ाने के नाम पर निजी अस्पतालों को रिजर्व कर रहे हैं? सरकारी अस्पतालों में लाखों बेड बनाने के उस समय के दावों का क्या हुआ? वो बेड कहां हैं? यह वीडियो बुधवार रात का है, वैसे दिन का भी यही हाल है। अहमदाबाद सिविल अस्पताल का है। एक एम्बुलेंस आ रही है, एक जा रही है। अस्पताल के बाहर एम्बुलेंस की भीड़ बता रही है कि कठिन प्रश्नों को जनता के ऊपर छोड़ दिया गया है और नेता हल्के इंटरव्यू में हल्के प्रश्नों का जवाब दे रहे हैं। खबरें छप रही हैं कि सिविल अस्पताल में मरीज को भर्ती होने में समय लग रहा है। संक्रमण इतनी तेजी से फैल रहा है कि ग्रामीण इलाकों से भी कोविड के मरीज अहमदाबाद आने लगे हैं। एम्बुलेंस में एक मरीज को लाने ले जाने में और फिर से सैनिटाइज करने में 1 घंटा लग जाता है। अहमदाबाद में 7 अप्रैल को 804 केस आए। अहमदाबाद के अखबार लिख रहे हैं कि RT-PCR टेस्ट करने वाले पैथोलॉजी लैब के यहाँ इतने फ़ोन आने लगे हैं कि वे घर घर जाकर सैंपल जमा नहीं कर पा रहे हैं। उनके केंद्रों में भी लोगों के पहुँचने की संख्या इतनी ज़्यादा है कि सभी का सैंपल लेने और टेस्ट करने में दिक्कत आ रही है। पैथ लैब का कहना है कि क्षमता से अधिक टेस्ट करने पर क्वालिटी खराब हो सकती है। डॉक्टर भी कह रहे हैं कि RT-PCR का रिजल्ट आने में 48 घंटे से अधिक की देरी हो रही है। दवा न मिलने और टेस्ट रिजल्ट आने में देरी से किसी की जान खतरे में पड़ सकती है। यह कठिन प्रश्न है, हल्का प्रश्न नहीं है। हमारी सहयोगी वृंदा ने देश भर में 108 नंबर एम्बुलेंस सेवा देने वाले समूह GVK EMRI के जसवंत प्रजापति से बात की, जो अहमदाबाद में काम करते हैं। उन्होंने बताया कि अहमदाबाद शहर में हर दिन एम्बुलेंस के 750 कॉल आते हैं। इसमें कोविड के अलावा दूसरे केस भी हैं। उनका कहना है कि कोविड के मरीज को लाने ले जाने में देरी होती है क्योंकि नियमों के मुताबिक एम्बुलेंस को सैनिटाइज करना ही होता है। कोविड के कॉल बढ़ जाने से दूसरी आपात सेवाओं के लिए रखी गई एम्बुलेंस को भी कोविड के काम में लगाया जा रहा है। अहमदाबाद मिरर ने लिखा है कि पूरे मार्च महीने में 4 बड़े शहरों में कोरोना के 4,955 मरीज भर्ती हुए, लेकिन अप्रैल के पहले 6 दिनों में 4,442 मरीज भर्ती हुए हैं। अस्पतालों की सुविधाओं पर इस स्तर का दबाव पड़ रहा है। कम समय में महीने भर के बराबर मरीज पहुंच रहे हैं। जसवंत प्रजापति ने बताया कि 23 मार्च को कोविड के 85 मरीजों को एम्बुलेंस सेवा की जरूरत पड़ी थी, लेकिन अगले ही दिन यानी 24 मार्च को 110 मरीजों को आपात सेवा में ले जाया गया। 31 मार्च को मरीजों की संख्या 200 हो गई और 7 अप्रैल को यह संख्या 482 हो गई। आप समझ सकते हैं कि कोरोना के कारण किस तरह की चुनौतियां आ चुकी हैं और अभी और आने वाली हैं। गुजरात के उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल ने आज सिविल अस्पताल का दौरा किया और बिस्तरों की संख्या बढ़ाने की बात की। अन्य जिलों के हालात की भी समीक्षा की है। प्रधानमंत्री और गृहमंत्री बता सकते हैं कि 1 साल बाद भी अहमदाबाद में अस्पतालों की हालत ऐसी क्यों है? वहां भी रेमडेसिवियर की कमी हो गई है। सूरत में भी लोग लाइनों में लगे हैं अहमदाबाद के साथ साथ। सूरत के नवी सिविल अस्पताल में रेमडेसिवियर लेने की यह लाइन देखकर आप आम जनता की कठिनाइयों का अंदाजा कर सकते हैं। प्रधानमंत्री इस कठिन प्रश्न का उत्तर दें कि जब पता था कि कोरोना जाने वाला नहीं है, बीच बीच में आता ही रहेगा, तो फिर रेमडेसिवियर की कमी क्यों हुई? बुधवार को PTI से खबर जारी होती है कि मुख्यमंत्री रूपाणी ने राज्य की एक कंपनी को 3 लाख रेमडेसिवियर के इंजेक्शन का ऑर्डर दिया है। कंपनी अब हर रोज 20,000 इंजेक्शन की सप्लाई कर रही है। अभी 20,000 मरीज तो आए भी नहीं है, तो फिर अहमदाबाद और सूरत में कतारें क्यों लग रही हैं? क्यों 2-2 दिन लग रहे हैं इस दवा को हासिल करने में? इस कठिन प्रश्न का उत्तर इतना कठिन क्यों है?
आम आदमी कठिन प्रश्नों के साथ साथ कठिन जीवन जी रहा है। उसकी कठिनाई हेडलाइन नहीं है। अगर इस दवा की कमी के कारण किसी की मौत हो गई तो कौन जिम्मेदारी लेगा? 350 लोकांना आम्ही टोकन वाटले। नासिक की हालत भी खराब है। लोग रेमडेसिवियर लेने के लिए दूर दूर से आ रहे हैं। आज टोकन नहीं है, आज टोकन नहीं है, उद्या नासिक के आसपास के इलाकों में मरीज भर्ती हैं। डॉक्टर ने कहा ही होगा कि दवा लेकर आप आइए, तो भागे भागे यहाँ आ रहे हैं। यहाँ बोर्ड लग गया है कि 2-3 दिनों तक दवा ही नहीं है। प्रशासन ने आदेश निकाला है कि केवल उन्हीं लोगों को रेमडेसिवियर की दवा दी जा सकती है जिनके मरीज अस्पताल में भर्ती हैं। अब जाकर महाराष्ट्र में फिर से रेमडेसिवियर का उत्पादन शुरू हुआ है, लेकिन इसकी सप्लाई होने में 15 से 20 अप्रैल तक का समय लगेगा। अगर इस दवा के न मिलने से किसी की जान गई तो क्या कोई जवाबदेही लेगा? आपने बुधवार के प्राइम टाइम में भी देखा था कि इंदौर और भोपाल में इस दवा को लेकर कितनी बुरी हालत है। ये भीड़ केवल इनके जो परिजन या इनके जो रिश्तेदार हैं जो पॉजिटिव आए हैं, उन्हें जो रेमडेसिविर दवाई चाहिए उसके टोकन के लिए ये भीड़ है। और जो प्रोसीजर यहाँ पर हमें समझ में आया है कि अब ये टोकन लेंगे, टोकन के बाद एक फॉर्म मिलेगा, फॉर्म भरना होगा, जिसके बाद इन्हें फिर से अपने अस्पताल जाना होगा, वहाँ पर डॉक्टर से स्टैंप मरवाना होगा, फिर वापस आना होगा, जिसके बाद इन्हें रेमडेसिविर की दवाई दी जाएगी। आप लोग कितने बजे आए हैं और कब से रुके हुए हैं? सर सुबह 4 बजे से आए हैं। और कहाँ से आए हैं? पिंपड़ा का बस वन। कितना दूर होगा यहाँ से? यहाँ से 35 किलोमीटर। 35 किलोमीटर। सुबह 4 बजे आए, क्यों वहाँ पर और दूसरी जगह पर नहीं मिल रहा है क्या? नहीं, वहाँ पर तो बेड ही नहीं मिल रहा था। अभी बेड वो मिला है कल 5 बजे इधर त्र्यंबक नाके पे है, उधर मिला है। तो आज ही आप आए हैं कि कल भी आप लोग ढूंढ रहे हैं? कल भी आए थे हम। कल 10-11 बजे तक रुके थे यहाँ तक, लेकिन अब उन्होंने बोला कि अभी टोकन नहीं मिलने वाला, सुबह आ जाइए। आप कितने बजे आए हैं, कब से आए हैं? हाँ 6 बजे आए हैं। कहाँ से आए हैं? सिडको से। मेरा कल का डोज मिस हो गया है। अच्छा। फिर भी इन्होंने दिया नहीं है। मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ है, सब कुछ हुआ है, लेकिन नहीं दे रहे। सुबह से लोग टोकन के लिए लाइन में खड़े। अगर दूसरी जगह, अगर यहाँ पे इस बोर्ड रात को लगाया होता था, सुबह देख के लोग दूसरी जगह तो जाते थे एडजस्ट करने के लिए। लेकिन क्या कहीं पर मिल रही है दवाई? इससे पहले आप कहीं और गए थे? मैं कल जाके आई, बट कहीं पे भी स्टॉक नहीं है। कल उन्होंने नाम लिख के लिए, अभी देखेंगे जाके वहाँ पे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। मेरे घर में 3 लोग हैं। अभी अगर मैं जाऊँगा जाके क्या फायदा है? रुकना तो पड़ेगा ही ना। अभी सुबह 6:30 बजे से यहाँ पे आया हूँ मैं, रुकना तो पड़ेगा मुझे। इसके इनमें से बहुत से लोग पॉजिटिव है, मतलब सबके घर में लोग पॉजिटिव है, वो इधर आ गए हैं, मतलब सब लाइन पॉजिटिव होने वाली है। आपने पेशेंट कम करने के लिए सब नियम लगाए, और ये क्या चल रहा है? महाराष्ट्र के फूड एंड ड्रग्स अथॉरिटी के कमिश्नर का कहना है कि 6 कंपनियां ही रेमडेसिवियर का उत्पादन करती हैं। दिसंबर 2020 के बाद से उत्पादन बंद कर दिया गया। किस वैज्ञानिक आधार पर? क्या किसी ने दावा किया था कि कोरोना खत्म हो गया है, अब रेमडेसिवियर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी? क्या किसी को फर्क नहीं पड़ा? किसी ने अलार्म बेल नहीं बजाया कि ऐसा नहीं होना चाहिए? यह तस्वीर भी नासिक के एक अस्पताल की है। महानगर पालिका के एक कोविड अस्पताल ने टीका देने का काम ही बंद कर दिया है। यहाँ 700 मरीज भर्ती होने थे, लेकिन भर्ती किए गए हैं 710। अब आप सोच सकते हैं कि क्या हालत है जमीन पर। अगर ज्यादा टेंशन हो तो YouTube पर गृह मंत्री का चुनावी रोड शो का वीडियो देखने लग जाइए, जिसमें उन्होंने मास्क नहीं पहना है। कोरोना का टेंशन दूर हो जाएगा। हम लोगों ने यहाँ पे 700 बेड्स का प्रबंध किया हुआ है। उसमें से 21 बेड्स जो है वेंटिलेटर के हैं, 250 बेड्स जो है वो ऑक्सीजन के हैं, और जो बाकी के हैं वो जनरल पेशेंट्स के हैं। फिलहाल आज की तारीख में 710 पेशेंट्स एडमिटेड हैं। 700 बेड पर 710 पेशेंट्स हैं। 10 बेड्स की ज़्यादा सुविधा हम लोगों ने पोर्च पे या कमरों में एडजस्ट किया हुआ है। तो सर, जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं या और पेशेंट्स आएंगे, क्या हम ये कह सकते हैं कि बेड्स पूरी तरह से भर चुके हैं? किस तरह के हालात हैं आगे से, इसके लिए क्या कदम उठाए जाएगा? फिलहाल तो बेड्स टोटली फुल है, लेकिन हम लोग बेसमेंट में भी अभी ऑक्सीजन के अतिरिक्त बेड्स की सुविधा कर रहे हैं। वो भी 3-4 दिन में अभी अतिरिक्त बेड्स उपलब्ध हो जाएंगे। वो 150 और बेड्स बढ़ जाएंगे। तो और सामने वाली जो बिल्डिंग है फायर क्वार्टर्स, वहाँ पे भी जनरल CCC के पेशेंट्स जो है उनकी एडमिशन की हम सुविधा कर रहे हैं। वो भी 2 दिन में हो जाएगा। उसके बाद मुक्तिधाम में हम लोग एक कोविड केयर सेंटर अगर ज़रूरत पड़े तो वहाँ पे भी शुरू करेंगे। लेकिन फिलहाल अगर नासिक की बात करें तो वहाँ पर बेड्स हैं या नहीं हैं? बेड्स की थोड़ी सी कमतरता है, लेकिन अब पेशेंट्स का प्रबंध कर रहे हैं हम लोग।
कोरोना से होने वाली मौत के बाद दफनाने या अंतिम संस्कार की एक प्रक्रिया होती है लंबी चौड़ी, जिसमें वक्त लग जाता है। इस कारण भी शमशान घाट पर कतारें लंबी होती चली जा रही हैं। लखनऊ में कोविड से मरने वाले इतने हो गए हैं कि शमशान घाट में अब टोकन बंट रहा है। एक शव आने के 8 घंटे बाद उनका अंतिम संस्कार हो पा रहा है। दुष्यंत कुमार की एक कविता है कि मरघट पे भीड़ है या मज़ारों पे भीड़ है, अब गुल खिला रहा है तुम्हारा निज़ाम। और तो मज़ारों पे लोग दुआएं मांगने जा रहे होंगे, लेकिन मरघट पे लोग मर के आ रहे हैं कोविड की वजह से। लखनऊ के हम विद्युत शवदाह गृह में हैं। ये अंदर फर्नेस लगा हुआ है, 2 मशीनें चलती हैं जहाँ पे शवदाह के लिए कोविड पेशेंट्स जिनकी डेथ हो जा रही है वो आ रहे हैं। ये वो एरिया है जहाँ पे बॉडी आती है, इसको सैनिटाइज किया जा रहा है। इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम के बाहर एम्बुलेंस की भीड़ है। इनमें कोविड से मरने वालों के शव हैं। कभी कभी इतनी एम्बुलेंस आ जाती हैं कि रास्ता जाम हो जाता है। क्रेमेटोरियम के बाहर लोग शवदाह के लिए टोकन लेके अपनी बारी के लिए कतार में हैं। गमज़दा थके मांदे लोग यहाँ वहाँ बैठे हैं। आलोक पराड़कर अपने ससुर के अंतिम संस्कार के लिए आए हैं। इसके लिए उन्हें 8 घंटे बाद का टोकन मिला है। जब मैं आया यहाँ तो मुझे बताया गया कि उनका 8वें नंबर पर अंतिम संस्कार होगा और हर अंतिम संस्कार के लिए यहाँ 1 घंटे लगते हैं। तो इस प्रकार मुझे 8 घंटे की लंबी प्रतीक्षा से गुजरना होगा। हर अंतिम संस्कार के बाद पूरे क्रेमेटोरियम को सैनिटाइज किया जाता है। इसमें भी वक्त लगता है। उसी केमिकल से अंतिम संस्कार कराने वालों को भी नहलाया जाता है। चूँकि ये सियासत की दारुल सल्तनत है, लिहाजा शमशान में भी मुर्दों का VIP स्टेटस बरकरार है। वो कतार तोड़ के पहले ऊपर जाना चाहते हैं। जब भी कोई VIP आता है उसका कहना होता है कि सर आप सबसे पहले मेरी बॉडी करेंगे, लेकिन हम ये कर नहीं पा रहे हैं इस टाइम पे कि भाई जिसका जो टोकन है, जिसका जो नंबर है, उस नंबर ही पे करेंगे सबको। लेकिन हमारे जो कुछ अधिकारी हैं वो गुस्साते हैं, कहते हैं कि तुम बहुत बदतमीज हो, हमारा कहा नहीं सुनते। जो गुजर गए उन्हें तो बिजली के फर्नेस ने मिनटों में राख कर दिया, लेकिन जो हमराह थे वे गमज़दा, रंजीदा और टूटे हुए हैं। हर आंख नम है, हर गला रुंधा हुआ। जिनकी अभी बहुत ज़िंदगी थी वे भी बीच राह में छोड़ गए। मुन्ना ने कल ऐसे 23 लोगों का अंतिम संस्कार किया। इस मुश्किल काम के लिए उन्हें तनख्वाह सिर्फ 6,000 रुपये महीना मिलती है। सर डर तो लगता है, इसीलिए तो सर हम लोग शाम को अपने परिवार के बीच में नहीं जाते हैं कि बाई चांस अगर हमको कोविड हो गया तो हमारे परिवार को खतरा हो सकता है। तो हम लोग यहीं 3-4 बजे तक काम करते, 5 बजे तक, उसके बाद यहीं सो जाते हैं। यहाँ आके ज़िंदगी की क्षण भंगुरता का एहसास और गहरा हो जाता है और लगता है कि ये दबदबा, ये हुकूमत, ये नशाए दौलत सब किराएदार हैं, घर बदलते रहते हैं। लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, NDTV इंडिया। आसमानी बातों से ज़मीन के हालात नहीं बदलते हैं। अगर अस्पतालों के बाहर से हर जगह से रिपोर्टिंग होने लगे तो आपको पता चल जाएगा कि कोरोना के मरीजों की संख्या का बढ़ना सिर्फ एक डेटा नहीं है, मुसीबत का फेंटा है जो एक बार गले में बंध गया तो आसानी से खुलता नहीं है। 24 घंटे में 1,26,000 से ज़्यादा नए केस आए हैं। यह मजाक नहीं है। प्रधानमंत्री ही बता सकते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह के लिए मास्क पहनना इतना कठिन क्यों है। अगर नहीं पहन रहे हैं तो चुनाव आयोग के लिए कार्रवाई करना इतना कठिन क्यों है। मैंने 2 कठिन प्रश्न पूछे। एक तीसरा कठिन प्रश्न यह भी है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आइसोलेट करने की बजाय रैली क्यों कर रहे हैं। क्या कोरोना के कठिन प्रश्न का यही उत्तर है कि रैली की जाए, रोड शो किया जाए? विषयांतर हो जाएगा, लेकिन एक ही गाने की याद आती है जिसमें कठिन शब्द का इस्तेमाल हुआ है। वक्त 2 ही जिंदगी में गुजरे हैं कठिन, एक तेरे आने के पहले, एक तेरे जाने के बाद, ला पिला दे साकिया। इस महामारी को लेकर हर कोई अपने अपने नशे में नजर आ रहा है। जिन पर कोविड के उचित व्यवहार को पेश करने की जिम्मेदारी है वही अनुचित व्यवहार कर रहे हैं। एनीवे, लिव इट हियर, लेट्स मूव देयर। हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि 73 प्राइवेट केंद्र हैं वहां पर, जिनमें से आज 26 बंद हो गए और कल 24 और बंद हो जाएंगे क्योंकि टीका नहीं है। कुछ सरकारी टीका केंद्र के आज बंद होने की भी संभावना है।
महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि टीका ना होने के कारण सतारा, सांगली, पनवेल में टीकाकरण बंद हो गया है। बुलढाणा में भी आज भर का ही स्टॉक है। 7 दिवसाला आम्हाला 40 लाख वॅक्सिन्स लागतातच आणि त्यामुळे आम्हाला आठवड्याला 40 लाख दिले पाहिजे। एका महिन्यात 1,60,00,000 दिले पाहिजे, तरच आम्ही आमची गती मेंटेन करू शकू। वॅक्सिनेशनला गती दिली पाहिजे, हाच खऱ्या अर्थाने आमचा या निमित्ताने आग्रहाचं म्हणणं आहे। बाकी दुसरं काही नाही। समन्वय आहे, वादविवादाचा विषय नाही। सरकार, केंद्र सरकार सुद्धा आपल्याला मदत करतंय, परंतु ज्या पद्धतीने मदत करायला पाहिजे ते नाही। आज सुबह 23 लाख डोसेस महाराष्ट्र सरकार के पास है। 5-6 दिन का स्टॉक है। अब वहां जिलों में भेजना, जिलों से तहसील में जाना, तहसील में वो जहां सरकारी हॉस्पिटल में या प्राइवेट हॉस्पिटल में मिलता है वहां तक डिस्ट्रीब्यूट करना, ये राज्य सरकार की जिम्मेवारी है, केंद्र सरकार की नहीं है। 5 लाख डोज खराब हुए क्योंकि प्लानिंग ही नहीं ढंग से। राज्य सरकार अपना काम ठीक नहीं कर पा रही है और दूसरे को दोष दे रही है। महाराष्ट्र की इस बात को लेकर केंद्र नाराज है। केंद्र का कहना है कि महाराष्ट्र के पास पर्याप्त स्टॉक है, लेकिन स्टॉक की कमी तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना सहित अन्य राज्यों ने भी जाहिर की है। आंध्र प्रदेश में 3 लाख डोज ही बचे हैं। पूरे राज्य में ऐसी खबर आई, 2 दिन का ही स्टॉक है। उन्हें लेकर केंद्र आक्रामक क्यों नहीं है और केंद्र सभी राज्यों के स्टॉक को पब्लिक क्यों नहीं करता है, ताकि जानने में किसी को कठिनाई ना हो और ऐसे मामूली सवाल कठिन प्रश्न में ना तब्दील हो। हमने लिया है कि पिछले साल 2 महीने जुलाई अगस्त में किस तरीके से टेस्टिंग की गई और इस बार फरवरी और मार्च में टेस्टिंग का हिसाब किताब क्या रहा। आंकड़े बता देंगे कि किस हिसाब से टेस्टिंग में कमी आई। सबसे पहले उठाते हैं पश्चिम बंगाल को। पश्चिम बंगाल में जुलाई में पिछले साल करीब 3,80,000 टेस्ट हुए थे। अगस्त में 9,91,000 के आसपास। फरवरी में देखेंगे तो 5,66,000, मार्च में 6,12,000 के आसपास। वहीं अब बात करते हैं असम की, और असम में जुलाई में जो है वो करीब 4 लाख के आसपास टेस्ट हुए थे। अगस्त में 8,38,000 के आसपास टेस्ट। अब इस बात कहेंगे फरवरी में तो 2 लाख टेस्ट हुए, मार्च में भी करीब 2,14,000 टेस्ट के आसपास हुए। अब बात करते हैं केरला की। केरला ने टेस्टिंग जरूर बढ़ाई, लेकिन वहाँ पर परसेंटेज RT-PCR का अगर मैक्सिमम गया तो 50 के आसपास गया, 54 के आसपास गया। और RT-PCR टेस्ट को लेके कहा जाता है अक्सर स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कि जितने टेस्ट आप करेंगे उसका 70% RT-PCR टेस्ट होना चाहिए। तो केरला में नंबर तो बढ़े टेस्टिंग के, लेकिन RT-PCR टेस्ट मैक्सिमम जो मार्च में गया अधिकतम वो 54% के आसपास गया। और ये दर्शाता है कि किस हिसाब से जब चुनाव आ जाते हैं तो उन राज्यों की प्राथमिकता चुनाव हो जाती है और वहाँ की जनता जो है, जहाँ पे टेस्टिंग ज़्यादा करने की ज़रूरत थी, जहाँ पे पोल कैंपेनिंग चल रही थी, वहाँ पे टेस्ट में किस तरीके से गिरावट दर्ज की गई। तमिलनाडु में अगर देखेंगे तो तमिलनाडु में भी टेस्टिंग जो है, क्योंकि ये उन राज्यों की बात हो रही है जहाँ पे चुनाव होने हैं और चुनाव हो रहे हैं, लेकिन तमिलनाडु में भी टेस्टिंग अगर जुलाई अगस्त से कंपैरिजन करेंगे अगर इस बार फरवरी मार्च में, तो वो टेस्टिंग कम हुई है। इस बार मार्च में करीब 19 लाख के आसपास टेस्ट किया गया, जबकि अगर अगस्त में देखेंगे पिछले साल तो वो 20 लाख से भी ज़्यादा टेस्ट, 21 लाख के आसपास टेस्ट किया गया था। और ये अक्सर कहा जाता है कि टेस्टिंग जब तक करेंगे नहीं तब तक ये आंकड़ा आपको सही से नहीं मिलेगा कि कितने लोग पॉजिटिव हो रहे हैं। और यही बड़ी वजह है कि कोरोना की दूसरी लहर में जो हालात बिगड़ रहे हैं उसमें टेस्टिंग उस हिसाब से नहीं की गई। कहीं पे एंटीजन टेस्ट बढ़ा दिया गया। केरला में अगर टेस्टिंग पिछले साल से ज़्यादा हो रही है तो एंटीजन बहुत ज़्यादा है। एंटीजन करीब उसका योगदान जो है वो 60% के आसपास है, जबकि आपको RT-PCR ज़्यादा रखना जरूरी है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि केंद्र के अस्पतालों में 30 से 40% टीके लग रहे हैं हेल्थ वर्कर को, जिसके कारण दिल्ली का औसत कम हो गया है हेल्थ वर्कर को टीका लगाने में। दिल्ली में अभी 4 से 5 दिनों का स्टॉक बचा है, स्वास्थ्य मंत्री का कहना है। इन चीज़ों में ना मुझे लगता है हमारे को मिलके लड़ना चाहिए। अब केंद्र सरकार आरोप लगा रही है कि दिल्ली के अंदर हेल्थ केयर वर्कर्स की वैक्सीनेशन कम हुई। अब कहने को तो हम भी कह सकते हैं कि केंद्र सरकार के जो हॉस्पिटल्स हैं उन्हीं में कम हुई, उसकी वजह से कम हुआ। वहाँ तो 30% हुई है, 40% हुई है, तो उसकी वजह से सारी परसेंटेज कम हुई ना। तो ये ऐसा नहीं है, मतलब इस बात को छोड़ देना चाहिए। जितनों ने कराया अच्छी बात है, हमने किसी को मना नहीं किया, सबसे हम कोशिश कर रहे हैं। और दिल्ली में अगर 75% भी हुआ है और केंद्र सरकार के अस्पतालों में 30% हुआ है तो इसकी दिस इज नॉट इशू ये है ही नहीं। इशू ये है कि हमें जल्द से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट कैसे करना है। टीका को लेकर कठिनाई तो आ रही है,
और यह सिर्फ महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश की बात नहीं है, यूपी की भी बात है। हमारे सहयोगी रविश रंजन शुक्ल ने बताया है कि गाजियाबाद के सरकारी अस्पतालों में टीके लग रहे हैं, लेकिन कई प्राइवेट अस्पतालों में 4-5 दिनों से टीके की सप्लाई बंद है। जिलाधिकारी कहते हैं कि प्राइवेट अस्पतालों ने पंजीकरण के नियमों का सही से पालन नहीं किया हो सकता है, इस कारण से टीका की आपूर्ति बंद हो गई होगी। क्या इस आधार पर भी टीके की कमी हो रही है? अभी आप देखिए कि मैं इस वक्त गाजियाबाद के लाइफ हॉस्पिटल में मौजूद हूं और यहाँ पर भी जो है वो कोविड के वैक्सीन यहाँ पर लगते थे, लेकिन अभी यहाँ पर वैक्सीन नहीं लग रहे हैं। वैक्सीन की अवेलेबिलिटी पिछले 5 से 7 दिन के बीच में काफ़ी पुअर रही है। अल्टीमेट अगर मैं आपको कहूँ तो पिछले 2 से 3 दिन तक गाजियाबाद में किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल को वैक्सीन सप्लाई नहीं हुई है। अभी भी सीएमओ ऑफिस में एक मीटिंग चल रही है इसी को लेकर के कि इस चीज़ को कैसे, इस स्थिति से कैसे निपटा जाए। सर, गाजियाबाद के डीएम से हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि जो ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन होते हैं उस प्रोटोकॉल को कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल ने थोड़ा शायद इसकी वजह से कुछ दिक्कत बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। कुछ लोगों ने ऐसा हो सकता है कि इस तरीके से किया हो, लेकिन हम लोगों को जो नोटिफिकेशन था वो ये था कि किसी भी आदमी को जो क्राइटेरिया में आता है, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, हम उसको किसी को वापस नहीं कर सकते हैं। चाहे उसका कोविन पे चाहे उसका अपॉइंटमेंट, चाहे अप्रूवल हो, चाहे उसका रजिस्ट्रेशन प्रायर हो या नहीं हो। और हम लोगों ने, ज़्यादातर लोगों ने उस चीज़ को पालन किया है। भौगोलिक रीजन से अगर हम देखा जाए तो हम लोग गाजियाबाद में हैं। गाजियाबाद जो कि दिल्ली से करीब 10 किलोमीटर कुल दूर है, लेकिन हमारी जो सप्लाई होती है, जो हमारा सारा समन्वय होता है, वो लखनऊ से होता है। तो कहीं ना कहीं डिस्टेंस की वजह से हम लोगों को ये प्रॉब्लम हो रही है। सरकार को एक कानून लाना चाहिए। इस कानून के तहत सभी हास्यास्पद फैसलों को गंभीर घोषित कर दिया जाए ताकि कोई हंसे ना। कोरोना को लेकर तरह तरह की तालाबंदी होने लगी है। पिछले साल की तालाबंदी से क्या हासिल हुआ, क्यों लगी थी तालाबंदी, किसके कहने पर, किसकी रिपोर्ट थी, कोई नहीं जानता है। लेकिन बर्बादी हो गई सबकी, नौकरियां गई, ये सब जानते हैं। अब फिर से तालाबंदी हो रही है। पन्ना भर भर कर जिलाधिकारी निर्देश जारी कर रहे हैं। भारत में इतने प्रकार के कर्फ्यू आ गए हैं कि उन पर शोध करने के लिए अलग से एक कर्फ्यू यूनिवर्सिटी की आवश्यकता है। गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू। लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी में रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू। मध्य प्रदेश के सभी शहरी इलाकों में शाम 6 बजे से कर्फ्यू लग रहा है। 9 बजे से कर्फ्यू लगाने पर कोरोना कितना कम होता है, 10 बजे से कर्फ्यू लगाने पर कोरोना कितना कम होता है, अब इस पर शोध करने के लिए कर्फ्यू वैज्ञानिक की आवश्यकता है, ताकि पता तो चले कि तमिलनाडु के अफसरों ने क्या सोचकर रात 8 बजे के बाद धार्मिक स्थानों को बंद किया है। क्या अफसरों की मीटिंग में जो बिस्कुट खाया जाता है उसका असर है, या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक भावना है? ब्रेक के बाद रफाल विमान सौदे को लेकर कुछ नए कठिन प्रश्न आ गए हैं, उन पर बात करेंगे। आप देख रहे हैं कठिन प्राइम टाइम। रफाल विमान को लेकर कठिन प्रश्नों की नई कड़ी आ गई है। फ्रांस की ऑनलाइन खोजी पत्रिका मीडिया पार्ट में यान फिलिपिन ने तीसरी कड़ी छाप दी है। मीडिया पार्ट ने अपनी पहली रिपोर्ट में लिखा था कि रफाल डील में संदिग्ध बिचौलिए हैं, रिश्वतखोरी की गई है और कानूनी प्रावधानों से छेड़छाड़ की गई है। भ्रष्टाचार के प्रावधान हटा दिए गए। अपनी रिपोर्ट में फिलिपिन ने दावा किया था कि रफाल समझौते में एक भारतीय बिचौलिए को 8 करोड़ रुपए की रिश्वत दी गई। आपके स्क्रीन पर रफाल की यह फाइल तस्वीरें चलती रहेंगी। बिना किसी कठिनाई के विमान उड़ते रहेंगे और हम इन विमानों के पीछे पीछे नए कठिन प्रश्नों के बारे में आपको बताते रहेंगे। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि कथित रूप से दलाली का पैसा देने के लिए कागजी कंपनियां बनाई गई और उनके जरिए सुषेण गुप्ता को लाखों यूरो दिए गए। इन खुलासों पर अभी तक सुषेण गुप्ता ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है।
मीडिया पार्ट ने दावा किया है कि दासो विमान कंपनी ने रिश्वत देकर रफाल के सौदे से भ्रष्टाचार विरोधी प्रावधानों को हटवा दिया। इस रिपोर्ट में पॉलिटिकल हाईकमांड के शामिल होने का भी जिक्र है और भारतीय रक्षा मंत्रालय का भी। सवाल यही है कि देश की सुरक्षा के इस अहम फैसले के बीच आखिर रिश्वत से किसे क्या फायदा हुआ। ऑगस्टा वेस्टलैंड मामले में गुप्ता पर इल्जाम लगा था कि उन्हें और अन्य कुछ लोगों को 5 करोड़ यूरो की रकम दी गई थी, करीब 442 करोड़। मीडिया पार्ट की रिपोर्ट में लिखा है कि सुषेण गुप्ता के खिलाफ ईडी की चार्जशीट में लिखा है कि ऑगस्टा वेस्टलैंड के अलावा अन्य डिफेंस डील पर प्रभाव डालने के लिए किकबैक मिला था। किकबैक को सुसंस्कृत हिंदी में दलाली कहते हैं। मीडिया पार्ट ने दावा किया है कि इनाम अन्य डिफेंस डील में से एक है रफाल। मीडिया पार्ट ने दिखाया है कि कैसे 2019 में ही कोबरा पोस्ट और इकोनॉमिक टाइम्स ने सुषेण गुप्ता, दासो और रफाल के बीच के तार को जोड़कर रिपोर्ट छापी थी, मगर 2 साल बाद भी इस बात के कोई साक्ष्य नहीं उपलब्ध हैं जिनसे पता चले कि ईडी ने रफाल के मामले में कोई जांच शुरू की है। इसके अलावा इस रिपोर्ट में रफाल सौदे को लेकर और भी कई कठिन प्रश्न पूछे गए हैं। सवाल है कि इन प्रश्नों का जवाब कैसे मिलेगा। आप देख रहे थे सबसे कठिन प्राइम टाइम। नमस्कार।